नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि एडवांस सीरीज में ये हमारी 64th क्लास है और इस क्लास में अभी तक हमने जो एडवांस सीरीज है उसके अंदर हमने जो ओबीजी जो सब्जेक्ट है वो पढ़ लिया है, एंडोक्राइन पढ़ लिया है, जीआई सिस्टम को पढ़ लिया है, नर्वस सिस्टम पढ़ लिया है, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ लिया है, आई पढ़ लिया है और ईयर जो है दोस्तों उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। जो अब हमारा जो नेक्स्ट जो सिस्टम चल रहा है दैट इज जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम और इसके आज हमारी ये तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास आज हमारी जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज की जो क्लास है दोस्तों दैट विल बी फोकस्ड ऑन रीनल कोलिक। जो रीनल जो स्टोन है दोस्तों उसके ऊपर ये पूरी क्लास आज हमारी फोकस होगी। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एडमिटेड विद यूरेट्रल कोलिक। ठीक है, एक क्लाइंट है दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा यूरेट्रल कोलिक के बारे में, हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ये सीधा सीधा समझो कि अभी उस क्लाइंट को क्या है, रीनल स्टोन है एंड हीमेचूरिया। उसके साथ में दोस्तों उसको सिम्टम दिखाई दे रहा है किस चीज का, हीमेचूरिया का। द क्लाइंट ऑल्सो हैज स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। इसके साथ में दोस्तों उसको क्या है, स्टेज पर हाइपरटेंशन है एंड इज ओवरवेट। क्लाइंट ओवरवेट भी है। द डिक्रीज ऑफ विच क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद दिस क्लाइंट्स स्टेटस शुड द नर्स बी मोस्ट कंसर्न अबाउट एट दिस टाइम। मतलब इन सब चीजों में से किस चीज को नर्स कम करने के लिए, देखो द डिक्रीज ऑफ विच क्लिनिकल इंडिकेटर, पेन, वेट, हिमेचूरिया और हाइपर जो टेंशन है, इन चारों क्लिनिकल इंडिकेटर में से ऐसा कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जिसको कम करने के लिए जो नर्स है दोस्तों उसको क्या होना चाहिए, मोस्ट कंसर्न होना चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा जो फोकस है उस नर्स को किस चीज के ऊपर देना चाहिए अगर किसी भी पेशेंट को क्या है दोस्तों, यूरेट्रल कोलिक है और साथ में उसको हिमेचूरिया है, हाइपरटेंशन है, ओवरवेट है। तो अब इसमें चार ही चीजें दे रखी हैं। यूरेट्रोकोलिक का मतलब यहां पर पेन से रिलेटेड हो गया। सेकंड वन क्या हो गया दोस्तों, उसको हिमेचूरिया हो गया तो हिमेचूरिया दे दिया। एक उसको क्या है, हाइपरटेंशन है और एक उसको क्या है दोस्तों, ओवरवेट है। तो ओवरवेट मतलब वेट है। तो इन चारों चीजों में से सबसे ज्यादा जो फोकस है वो नर्स को किस पे करना चाहिए। तो मतलब ये प्रायोरिटी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों कि मोस्ट कंसर्न जो प्रायोरिटी है वो नर्स किस पर देगी इन चारों चीजों में से। तो बात करते हैं, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है आज की हमारी, बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम से आते हैं तो इस डिजीज से पूछे जाते हैं। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जो डिजीज है दोस्तों दैट इज रीनल कोलिक और रीनल स्टोन। रीनल कोलिक मतलब पेन हो गया, ठीक है, रीनल पेन हो गया। मेन जो डिजीज है वो क्या हो गई दोस्तों, रीनल स्टोन हो गई। तो जो रीनल जो स्टोन है दोस्तों जिसके कारण रीनल कोलिक पेन होता है, रीनल स्टोन को हम मेनली तीन भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम इसको दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रीनल स्टोन को हम कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दोस्तों, दो प्रकार से हम रीनल स्टोन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज रिलेटेड टू साइट, मतलब कि जो स्टोन जो है दोस्तों वो कौन सी जगह पे है उस साइट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, रीनल स्टोन को। दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि जो केमिकल नेचर ऑफ स्टोन, जो स्टोन बना हुआ है, जो रीनल जो स्टोन बना हुआ है दोस्तों उसका केमिकल नेचर क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, रीनल जो स्टोन है उसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम साइट के अकॉर्डिंग। साइट के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो इसे हम तीन भागों में क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है दोस्तों दैट इज नेफ्रोलिथियसिस। दूसरा जो है दोस्तों दैट इज यूरेट्रोलिथियसिस। और तीसरा जो आता है दोस्तों दैट इज ब्लैडर स्टोन। तीसरा जो आता है इसमें ब्लैडर स्टोन। तो नेफ्रोलिथियसिस का सिंपल सी मीनिंग है दोस्तों कि अगर किडनी के अंदर, मेन किडनी के अंदर अगर कहीं भी दोस्तों स्टोन है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, नेफ्रोलिथियसिस के नाम से जानेंगे। दूसरा दोस्तों अगर जो यूरेटर है, यूरेटर के अगर अंदर स्टोन है दोस्तों तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, यूरेट्रोलिथियसिस के नाम से जानेंगे। और अगर ये स्टोन दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है, अगर ब्लैडर के अंदर दोस्तों ये स्टोन बना हुआ है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ब्लैडर स्टोन के नाम से हम इसे जानेंगे। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ब्लैडर स्टोन के नाम से हम इसे जानते हैं।
तो ये यहाँ पर किडनी के अंदर हो गया, नेफ्रोलिथेसिस हो गया। अगर यूरेटर है दोस्तों उसके अंदर है तो यूरेट्रोलिथेसिस हो जाएगा, और अगर इसके अंदर है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, ब्लैडर स्टोन के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ऐसा कुछ, बस नाम है थोड़ा सा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होता है दोस्तों इसके अंदर वो कौन सा होता है आपका, नेफ्रोलिथेसिस होता है। फिर दूसरे नंबर पे कौन सा आता है आपका, यूरेट्रोलिथेसिस आता है। फिर कौन सा आता है दोस्तों आपका, ब्लैडर स्टोन आता है। तो मोस्ट कॉमन भी अगर आपसे पूछे तो दिस इज मोस्ट कॉमन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो रिलेटेड है केमिकल नेचर ऑफ रीनल स्टोन। ठीक है, कि भाई जो स्टोन है वो किस चीज का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। तो केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग, तो केमिकल नेचर के जो अकॉर्डिंग है दोस्तों, इसको हम पहला जो क्लासिफाई कर सकते हैं दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। पहला जो आता है दोस्तों दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैल्शियम ऑक्जिलेट, या डायरेक्टली ऑक्जिलेट भी लिखा हुआ आता है कई बार, इसका ऐसे नहीं लिख के सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आपको ऑक्जिलेट भी लिखा हुआ आ सकता है। तीसरा दोस्तों जो इसके अंदर आता है दैट इज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और फोर्थ जो आता है दोस्तों दैट इज सिस्टीन। फोर्थ वन इज सिस्टीन, जो आपने अमीनो एसिड में पढ़ा हुआ होगा सिस्टीन। तो हम इसे 4 भागों में केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम डाइट पढ़ेंगे तो डाइट के अंदर ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ेगा कि कैल्शियम फॉस्फेट का अगर है तो इसमें हम कौन सी डाइट देंगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट का है तो कैसी डाइट देंगे, यूरिक जो एसिड है दोस्तों उसमें कैसी डाइट देंगे, और जो सिस्टीन है दोस्तों उसके अंदर हम कैसी डाइट देते हैं। ठीक है, अब हम इसके जो कोजेज या क्लासिफिकेशन या रिस्क फैक्टर के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं हम। रिस्क फैक्टर में ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो पेशेंट है अगर उसकी फैमिली को किसी को हुआ है पहले, तो फैमिली जो हिस्ट्री है दोस्तों वो भी इसमें क्या करती है, फैमिली हिस्ट्री जो ब्लड रिलेशन है उसके अंदर अगर स्टोन है तो उन लोगों के अंदर जो रीनल स्टोन है दोस्तों वो ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों इस पर डिपेंड करता है डाइट। तो डाइट को तो बिल्कुल सिंपल है, देखो डाइट दैट इज हाई इन अब किस किस चीज में हाई होगी, तो ये जो आपको काम आएगा, पहली चीज किस चीज में हाई होगी दोस्तों, डाइट कैल्शियम के अंदर। तो कैल्शियम के अंदर डाइट हाई रहेगी, साथ में कैल्शियम के साथ में विटामिन डी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी। तो कैल्शियम और जो विटामिन डी है उसकी जो डाइट है दोस्तों वो अगर आप ज्यादा लोगे तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको स्टोन हो सकता है। दूसरा दोस्तों यूरिक एसिड, तो डायरेक्टली यूरिक एसिड वो आपको लिखकर देगा नहीं, वो आपको क्या देगा, प्यूरिन, क्योंकि जो प्यूरिन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है दोस्तों उसके फॉर्मेशन के लिए दोस्तों जो यूरिक एसिड है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड डाइट, या फिर बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट हो, या फिर डाइट के अंदर मीथियोनिन हो, वेरी हाई लिखो इसे, वेरी हाई प्रोटीन डाइट हो, या फिर डाइट के अंदर क्या हो दोस्तों, मीथियोनिन हो। अब आपको सर मीथियोनिन कहां से आ गया, एक्चुअली में सिस्टीन के फॉर्मेशन के लिए जो मीथियोनिन जो अमीनो एसिड है दोस्तों वो काम करता है। इसलिए अगर आप डाइट के अंदर मीथियोनिन ज्यादा लोगे तो सिस्टीन भी ज्यादा बनेगा, और सिस्टीन ज्यादा बनेगा दोस्तों तो सिस्टीन का जो स्टोन है उसके बनने के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो डाइट किस किस चीज में ज्यादा हो गई, डाइट दैट इज हाई इन कैल्शियम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा विटामिन जो डी है दोस्तों उसके अंदर डाइट ज्यादा है। इसके अलावा डाइट के अंदर अगर आप प्यूरिन जो है दोस्तों वो ज्यादा ले रहे हो, प्यूरिन जो है दोस्तों वो ज्यादा ले रहे हो तो उसके कारण भी आपको क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है। इसके अलावा वेरी हाई प्रोटीन डाइट, क्यों, क्योंकि इससे सिस्टीन का फॉर्मेशन होगा, अगर ज्यादा प्रोटीन लोगे तो उसमें सिस्टीन होगा। एंड हाई मीथियोनिन डाइट, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, रीनल स्टोन हो सकता है। अब आपको मैंने है ना एक डिजीज पढ़ाई थी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने बात की थी किसके बारे में दोस्तों, गाउट के बारे में। तो गाउट जो होता है दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो यूरिक एसिड जो है दोस्तों उसका जो अगर फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है तो सिंपल सी बात, यूरिक एसिड का स्टोन भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा। इसलिए एक जो इसका रिस्क फैक्टर आता है दैट इज गाउट, वो क्या आएगा दोस्तों, गाउट आएगा। तो गाउट के कारण, गाउट वाले जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूरिक एसिड जो स्टोन है दोस्तों उसके बनने के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद में
आपको मैंने बताया कि भाई कैल्शियम ऑक्जिलेट है और कैल्शियम फॉस्फेट है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वो डिसऑर्डर जिनके अंदर जो कैल्शियम है ब्लड के अंदर अगर ज्यादा होगा, हाइपर कैल्शियमिया अगर देखने को मिलता है, तो सिंपल सी बात है उनके अंदर स्टोन के जो चांसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, ज्यादा हो जाएंगे। तो कौन कौन से डिसऑर्डर है मेनली, तो एक तो दोस्तों आपका हाइपर कैल्शियमिया, सिंपल सा, अगर मतलब डिजीज नहीं लिखा है तो हाइपर कैल्शियमिया लिखा होगा, या फिर डिजीज लिखा हुआ आएगा दोस्तों तो आएगा हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म। इसके अलावा दोस्तों यूटीआई, अगर किसी भी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट का अगर इन्फेक्शन होता है दोस्तों, तो उन पेशेंट के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, रीनल स्टोन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो फ्लूइड डाइट है दोस्तों वो कम लेता हो, या जिस पेशेंट के अंदर क्या पाया जाता हो दोस्तों, डिहाइड्रेशन पाया जाता हो, क्या पाया जाता हो, डिहाइड्रेशन पाया जाता हो, या जो डायूरेटिक्स है दोस्तों उनका यूज ज्यादा करता हो। डायूरेटिक्स क्या करेंगे दोस्तों, डायूरेटिक्स वॉल्यूम डिप्लीशन करेंगे, वो मतलब डायूरेटिक्स हैं तो वो यूरिन को बाहर निकालेंगे, यूरिन बाहर निकलेगा तो मतलब वाटर बाहर निकलेगा, और वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी कारण से अगर यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है, यूरिन जो है दोस्तों वो रुक रहा है, यूरिन स्टेसिस या यूरिनरी स्टेसिस किसी में भी हो रहा है दोस्तों, तो रुका हुआ जो यूरिन है दोस्तों वो क्या करता है, रुका हुआ जो यूरिन है दोस्तों वो यूटीआई करने के चांसेस बढ़ाता है, और रीनल जो स्टोन है दोस्तों उसके चांसेस भी बढ़ाता है। तो यूरिनरी स्टेसिस भी लिखा हुआ सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी इसके अंदर लिखा हुआ आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों इमोबिलाइजेशन, जो लोग कम मूव करते हैं, कम एक्टिविटी कम करते हैं, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ज्यादा करते हैं, उन लोगों के अंदर भी रीनल स्टोन के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या देखने को मिलते हैं, ज्यादा देखने को मिलते हैं। सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने वाले या इमोबाइल जो लोग हैं, जो मतलब मान लो बेड रिडन हो गए हैं, मूव नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो उनके अंदर भी रीनल स्टोन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों, रीनल स्टोन के आपके सभी क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए। फैमिली हिस्ट्री हो गया, डाइट हो गया, समझने की बात है, गाउट हो गया, बिल्कुल समझने की बात है कि गाउट होगा तो यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, हाइपर कैल्शियम होगा कैल्शियम ज्यादा बनेगा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा कैल्शियम ज्यादा बनेगा, यूटीआई के कारण यूरिन स्टेसिस होता है, ठीक है, उसके कारण भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन डायूरेटिक्स में वॉल्यूम डिप्लेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है, उसके कारण से यूरिन स्टेसिस होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण यूरिन रुकेगा तो यूरिन स्टेसिस होगा, और इमोबिलिटी के कारण भी ये चीज देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है दोस्तों, रिस्क फैक्टर हो गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मोस्ट प्रायोरिटी जो जिस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देते हैं दोस्तों, दैट इज पेन। पेन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो पेन आपको पक्का पता होना चाहिए कि भाई इसमें पेन है, कहां होता है, कैसे होता है, किस जगह पे रेडिएट होता है। तो जो पेन है उसके लिए मैं इसको तीन भागों में क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। कौन से तीन भागों, जो हमने शुरू में पढ़े हैं। पहला जो है दोस्तों दैट इज नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस। इसके अलावा दूसरा कौन सा है दोस्तों, यूरेट्रोलिथियसिस, और तीसरा आपका ब्लैडर स्टोन। यूरिनरी ब्लैडर स्टोन भी लिख सकते हो आप, या सिंपल ब्लैडर स्टोन भी लिख सकते हो आप, ब्लैडर स्टोन। अब नेफ्रोलिथियसिस का जो पेन है दोस्तों वो क्या होता है, लंबर जो रीजन है ना उसके अंदर क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो मैंने आपको 9 भागों में जो बताया था एब्डोमिनल कैविटी को हम कैसे बांटते हैं दोस्तों, तो उसमें आपने पढ़ा हुआ होगा कि कौन सी जगह पे लंबर रीजन होता है। तो ये जो पेन है दोस्तों ये स्टार्ट कहां होता है, तो स्टार्ट्स एट लंबर रीजन, स्टार्ट एट लंबर रीजन। तो लंबर रीजन पे क्या होता है, ये स्टार्ट होता है। यूरेट्रोलिथियसिस का जो पेन है दोस्तों वो फ्लैंक रीजन में स्टार्ट होता है। लंबर तो थोड़ा सा इधर का जो एरिया है वो भी इंक्लूड होगा, जो थोड़ा सा इधर साइड में जाओगे तो फ्लैंक और फिर बैक। तो ये जो पेन है दोस्तों ये स्टार्ट किस में होता है, फ्लैंक में, या फिर बैक पेन क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है फ्लैंक एंड बैक पेन। और ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो लोअर एब्डोमिनल पेन पाया जाता है, लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, ब्लैडर थोड़े से नीचे पाया जाता है तो उसे आप याद रख सकते हो, तो लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। ये थोड़े से ऊपर की तरफ पाए जाते हैं, इनमें लंबर रीजन में, इसमें फ्लैंक एंड बैक पेन देखने को मिलता है। अब एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों इनके रेडिएशन से, कि जो पेन है वो कहां रेडिएट होता है, पेन कहां रेडिएट होता है, तीनों के अंदर आपको ये देखना है। ठीक है, पेन रेडिएट कहां होता है। तो जो नेफ्रोलिथियसिस का पेन है, मेल के अंदर ये जो पेन है दोस्तों ये रेडिएट होगा टेस्टिस तक, टेस्टिस इन मेल एंड ब्लैडर इन फीमेल,
फीमेल के अंदर तो टेस्टिस है नहीं, तो वहां पर ब्लैडर तक ये पेन क्या होता है दोस्तों, रेडिएट होता है। ब्लैडर वाला जो रीजन है ना, उस जगह तक पेन क्या होता है दोस्तों, होता है। ठीक है, यूरेट्रोलिथेसिस का जो पेन है दोस्तों, जो कि फ्लैंक या बैक पेन स्टार्ट हुआ है दोस्तों, ये थाई एंड ग्रोइन तक रीजन तक जाता है, थाई एंड ग्रोइन रीजन, थाई एंड ग्रोइन रीजन। जबकि ब्लैडर स्टोन का जो पेन है दोस्तों, ये रेडिएट हो सकता है शोल्डर तक भी। कहां रेडिएट हो सकता है, शोल्डर तक भी रेडिएट हो सकता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना कि ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो कहां तक रेडिएट होता है, तो ये शोल्डर तक भी क्या हो सकता है दोस्तों, रेडिएट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा ये पेन तो रहेगा, थोड़ा थोड़ा हल्का सा जो पेन है दोस्तों, डल, इसको बोलते हैं हल्का पेन को डल एचिंग पेन इन किडनी। जिस जगह पे किडनी है वहां पर भी थोड़ा थोड़ा पेन होगा। हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो पेन जो होता है ना दोस्तों, तीनों के अंदर या रीनल स्टोन के अंदर जो पेन होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ध्यान रखना, सडन एंड सीवियर पेन है ये वाले जो पेन होंगे सारे क्या होंगे, सडन होगा और सीवियर होगा। ठीक है, ये सारे पेन क्या होंगे दोस्तों, सडन और सीवियर पेन होते हैं। ठीक है, इस जगह पे तो सीवियर पेन होंगे सभी, लंबर रीजन से स्टार्ट हो गए, फ्लैंक पे, रिस्ट पे। ठीक है, और लेकिन हल्का हल्का पेन कहां, किडनी वाले रीजन के अंदर भी होता रहेगा। ठीक है, वहां पर जो पेन रहेगा वो थोड़ा सा क्या रहेगा, डल एचिंग पेन रहेगा। और बाकी के जो रीजन बताए हैं इनके अंदर क्या रहेगा दोस्तों, ये पेन सडन और सीवियर पेन होगा। क्या होगा, सडन और सीवियर पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो पेन के कारण उस पेशेंट को क्या हो सकता है दोस्तों, वोमिटिंग एंड डायफोरेसिस हो सकता है। क्योंकि जब दर्द इतना ज्यादा हो जाता है तो उसके कारण जो पेशेंट है उसके अंदर आपको पसीने ज्यादा आने लग जाएंगे, वोमिटिंग के साइन आने लग जाएंगे। तो ऐसे सिम्टम्स भी उसके अंदर क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो वोमिटिंग एंड डायफोरेसिस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे जो पेशेंट हैं उनके जो यूरिन है, यूरिन के अंदर ऐसे पेशेंट के अंदर यूरिन में आरबीसी देखने को मिलती हैं, डब्ल्यूबीसी है वो भी क्या होती हैं, देखने को मिलती हैं। आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों, वो ऐसे पेशेंट के यूरिन के अंदर देखने को मिलती है। इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर फीवर भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। फीवर भी हो सकता है इन्फेक्शन होने के कारण। क्यों, क्योंकि यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूरिन स्टेसिस होगा, यूरिन का स्टेसिस होगा, तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उसको ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यूरिनरी रिटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी देखने को मिल सकती है, मतलब बार बार जाएगा लेकिन यूरिन पास नहीं होगा। तो यूरिनरी रिटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी, यहां पर मैंने अर्जेंसी नहीं लिखवाई है, रिटेंशन एंड फ्रीक्वेंसी लिखवाई है आपको। तो यूरिनरी रिटेंशन और जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत हिमेचूरिया भी देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रोस हिमेचूरिया के नाम से। तो जो यूरिन के अंदर जो ब्लड आएगा दोस्तों, उसकी जो अमाउंट होती है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है। बहुत कम अमाउंट के अंदर क्या होता है, यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्रोस हिमेचूरिया के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें दोस्तों, तो इस डिजीज के अंदर क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो एक तो क्या होता है इसके अंदर दोस्तों, सिस्टोस्कोपी करते हैं। जैसे आपने एंडोस्कोपी पढ़ा है वैसे ही आप जो लोअर यूरेटर जो है, ठीक है, जो यूरेटर अभी मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, और यूरिनरी जो ब्लैडर है दोस्तों, उसका हम क्या कर सकते हैं, सिस्टोस्कोपी के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार की ट्यूब होती है, एक फ्लेक्सिबल होती है, एक स्ट्रेट होती है। उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो यूरेथ्रा है उसके द्वारा अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी भी दो प्रकार का होता है, डायग्नोस्टिक भी होता है और थेरेप्यूटिक भी होता है। इसे सिर्फ डायग्नोज करने के लिए, डिजीज के लिए भी यूज करते हैं, और इसको ट्रीटमेंट के रूप में भी हम क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसमें एक सिस्टोस्कोपी भी इसका क्या होता है दोस्तों, ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो सिस्टो का मतलब हो गया यूरिनरी ब्लैडर, स्कोपी का मतलब हो गया विजुअलाइजेशन। लेकिन इसमें साथ में लोअर जो यूरेटर है उसको भी क्या किया जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है। तो लिख लो विजुअलाइजेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ही लिख लो आप अभी तो, या लिखना चाहो तो लिख लो एंड लोअर यूरेटर। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट का हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे KUB करते हैं। किडनी, यूरेटर और जो ब्लैडर है दोस्तों उसका क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी की जा सकती है, USG की जा सकती है, CT स्कैन किया जा सकता है, CT स्कैन किया जा सकता है। इसके अलावा यूरिन एग्जामिनेशन तो करेंगे, तो वो तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, यूरिन एनालिसिस। ये इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। CT स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, क्योंकि CT स्कैन कर लिया तो सब कुछ पता ही लग जाएगा कि कहाँ स्टोन है, क्या है, कौन सी जगह है।
ठीक है, क्योंकि अच्छी टेक्निक होती है। यूएसजी में पता लग जाता है, लेकिन उससे अच्छा किस में पता लगेगा? सीटी स्कैन के अंदर पता लगेगा। तो इसे हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के नाम से भी जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसके बाद में हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट को पेन होता है, ठीक है। तो इसको अंदर हम क्या देंगे, हम एनाल्जेसिक्स ड्रग्स देंगे, एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक्स के अंदर दोस्तों मेनली हम ओपियोइड्स ड्रग देते हैं, ओपियोइड्स ड्रग देंगे या फिर एनएसएआईडी देते हैं। ओपियोइड जो ड्रग होती है दोस्तों उसके अंदर मॉर्फिन ड्रग हम मेनली यूज करते हैं, और मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि इसके अंदर जो पेन होता है वो मेनली सीवियर पेन होता है। तो अगर क्लाइंट आपको सीवियर पेन की कंप्लेन करता है तो ऐसे क्लाइंट को क्या दी जाती है दोस्तों, मॉर्फिन दी जाती है, ठीक है। मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेन। इसके अलावा एनएसएआईडी भी यूज की जाती है अगर कम पेन है, माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो एनएसएआईडी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कीटोरोलॉक, ठीक है, कीटोरोलॉक यूज करते हैं। इसके अलावा हम एक ड्रग और यूज करते हैं, डाइक्लोफेनिक सोडियम, बोरोन के नाम से इंजेक्शन आता है, डाइक्लोफेनिक सोडियम। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ऐसे क्लाइंट को क्या हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, तो एंटी इमेटिक एजेंट्स भी देते हैं हम, एंटी इमेटिक एजेंट्स। तो एंटी इमेटिक जो एजेंट्स होते हैं दोस्तों उनके अंदर हम मेनली इसके अंदर मेटोक्लोप्रोमाइड यूज करते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर हम एलोप्यूरिनोल जो ड्रग है वो भी यूज करते हैं। अब कौन बताएगा एलोप्यूरिनोल ड्रग यूज क्यों करते हैं? जैंथेन ऑक्सीडेज इनिबिटर होती है, क्योंकि पेशेंट को अगर पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का स्टोन है या गाउट है, इफ यूरिक एसिड स्टोन इज प्रेजेंट ड्यू टू गाउट, इज प्रेजेंट ड्यू टू गाउट, तो यूरिक एसिड को कम करने का क्या करता है दोस्तों, ये काम करता है, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा से पेशेंट को दोस्तों हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन होता है, फीवर है, ये सब सिम्टम्स भी आते हैं, उसके कारण पेशेंट्स को क्या दी जाती है दोस्तों, एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन है, ऐसी ड्रग्स हम क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेन के लिए एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स भी यूज की जाती हैं। अगर स्पाज्म लाइक पेन है तो एंटी स्पाज्मोडिक्स जो ड्रग्स हैं दोस्तों वो भी हम क्या करते हैं इस क्लाइंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट मेन, इसके बाद में दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड ESWL। इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी का मीनिंग ये है कि जो स्टोन है दोस्तों उसका ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी कहलाता है। एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, आउट, कॉर्पोरियल का मतलब हो गया बॉडी, और शॉक वेव का मतलब यहां पर है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, और लिथोट्रिप्सी का मतलब हो गया ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन, ब्रेक डाउन ऑफ स्टोन। तो जो स्टोन है दोस्तों उसको तोड़ने के लिए हम कोई भी यहां पर इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करते हैं, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है ये। इन्वेजिव का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप अंदर कुछ इंसर्ट कर रहे हो, चाहे आप नीडल इंसर्ट कर रहे हो तो वो क्या हो गया दोस्तों, इन्वेजिव प्रोसीजर हो गया। अब ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो बाहर से हम क्या करते हैं दोस्तों, बाहर से पेशेंट के अंदर हम क्या डालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव डालते हैं, और उनके द्वारा जो स्टोन है दोस्तों उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, वो टूट जाती है और कुछ समय में 3 से 4 दिन के अंदर बाहर निकलकर आ जाती है। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, आउट ऑफ बॉडी का मतलब क्या हो गया भाई, इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है ये, नॉन इन्वेजिव है, इसलिए बोलते हैं इसे हम नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है ये, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल है, मतलब बॉडी से बाहर है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा हम जो स्टोन है उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सिस्टोस्कोपी है उसका भी यूज करते हैं, साथ में हम कई बार इसके अंदर कंटिन्यू ब्लैडर जो इरिगेशन है वो यूज करते हैं। सिस्टोस्कोप के अंदर डाल देते हैं
कई बार जैसे यूरेटर है उसके अंदर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन को यूरेटर को जो वो क्या करेगा दोस्तों, सिस्टोस्कोप डायलेट करता है और डायलेट करके कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन भी कर देते हैं। तो साथ में वो क्या कर देता है, उसको डिजोल्व कर देता है कंटिन्यू ब्लड इरिगेशन के द्वारा। जो स्टोन है कंटिन्यू जो वहां पर मान लो कि आइसोटोनिक जो फ्लूइड जाएगा तो उसको क्या कर देता है दोस्तों, डिजोल्व करने का काम करता है। तो ये प्रोसीजर भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, सिस्टोस्कोपी प्लस सीबीआई। इसके बाद थर्ड जो प्रोसीजर है दोस्तों दैट इज परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी। परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी और ईएसडब्ल्यू में बस एक छोटा सा अंतर है कि ईएसडब्ल्यू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर से कर रहे हैं। यहां पर हम एक क्या करते हैं दोस्तों, ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर हो गया। क्या हो गया, ये इन्वेजिव प्रोसीजर हो गया। मान लो कि जिस भी जगह के ऊपर स्टोन है, जैसे मान लो यहां स्टोन है, तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक इंसिजन बनाएंगे और इंसिजन के द्वारा फिर यहां पर क्या देंगे, हम शॉक वेव देंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहां पर देंगे। पहले इंसिजन बनाया जाएगा नीडल के द्वारा और फिर यहां पर दोस्तों क्या देते हैं, हम शॉक वेव देते हैं। तो स्किन के अंदर से इंसर्ट करके जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, परक्यूटेनियस हो गया। ऐसा नहीं है ईएसडब्ल्यूएल के अंदर हम कोई भी इंसिजन नहीं बनाते, कोई ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अंदर नीडल इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करके फिर उसके थ्रू, उस गाइड वायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो हम डाल रहे हैं उसके थ्रू हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, शॉक वेव दे रहे हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, परक्यूटेनियस जो लिथो जो ट्रिप्सी है दोस्तों, उसके नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर और यूज किए जाते हैं, जैसे कि नेफ्रोलिथोटोमी। नेफ्रोलिथोटोमी। इसके अलावा एक जो प्रोसीजर है दैट इज यूरेट्रो, हाँ चलो यूरेट्रो लिख लो पहले, यूरेट्रोलिथोटोमी। एक होता है पाइलोलिथोटोमी, पाइलोलिथोटोमी। अब इस प्रोसीजर के अंदर हम डायरेक्टली क्या बनाते हैं दोस्तों, ओपनिंग करते हैं। ठीक है, यहां पर कोई शॉक वेव को यूज नहीं किया जाता। जैसे ओपन जो ऑपरेशन होते हैं, ओपन जो सर्जरीज होते हैं, वहां पर कट करेंगे, इंसिजन बनाएंगे, इंसिजन बनाकर वहां तक पहुंचेंगे, वहां तक पहुंचकर जो स्टोन है दोस्तों उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं। तो ये साइट के अकॉर्डिंग हो गया। अगर किडनी से हम रिमूव कर रहे हैं स्टोन को, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, नेफ्रोलिथोटोमी के नाम से जानेंगे। और अगर यूरेटर से कर रहे हैं तो यूरेट्रोलिथोटोमी के नाम से जानेंगे। और अगर हम रीनल पेल्विस से कर रहे हैं तो इसे पाइलोलिथोटोमी के नाम से जानेंगे, रीनल पेल्विस से कर रहे हैं तो। ठीक है, ये वाला एरिया रीनल पेल्विस होता है, जो यहां से यूरेटर जहां से स्टार्ट होने वाला होता है, तो ये वाला जो रीजन है दोस्तों दैट इज रीनल पेल्विस। इसे हम किस नाम जानते हैं, रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं। तो रीनल पेल्विस जो है दोस्तों, अगर रीनल पेल्विस जो है वहां से अगर हम स्टोन कर रहे हैं तो ये जो स्टोन है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो अब यहां पर कोई शॉक वेव नहीं, डायरेक्टली ऐसे मतलब ऑपरेशन है, कोई भी चीज अंदर प्रेजेंट हो रही है उसको हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर इंसिजन बनाकर वहां से क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम जानते हैं, नेफ्रोलिथोटोमी के नाम से, या यूरेट्रोलिथोटोमी के नाम से, या फिर पाइलोलिथोटोमी के नाम से हम इसे जानते हैं। लास्ट जो प्रोसीजर है दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन में किया जाएगा ये जब हर ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो, क्लाइंट के अंदर इंफेक्शन बहुत ज्यादा हो गया हो, ठीक है, और कोई सब ट्रीटमेंट जब फेल हो गए हैं, कुछ नहीं बच रहा हो लास्ट में, तो फिर दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है, नेफ्रेक्टोमी करना पड़ता है। तो ये पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी की जाती है, पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी। तो नेफ्रेक्टोमी आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो किडनी का जो रिमूवल है दोस्तों क्या कहलाता है, आपका नेफ्रेक्टोमी कहलाता है। तो उसे हम पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट है, इसके बाद में कुछ नहीं बचता है कि पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी कर दी, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब उस क्लाइंट के अंदर उस कंडीशन में पहुंच गया कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए, स्टोन के अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए कि हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं उसको। तो लास्ट में फिर ये लास्ट ट्रीटमेंट आता है आपका पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसीजर थे, मैंने आपको बता दिया, पर दोबारा से बता देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा। ईएसडब्ल्यू के अंदर क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम डायरेक्टली ऐसे मान लो आप शॉक वेव डाल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये क्लाइंट है, एग्जाम्पल के लिए बना देता हूं, जैसे ये क्लाइंट है और आप इसमें डायरेक्टली शॉक वेव डाल रहे हो, कुछ चीज इंसर्ट नहीं कर रहे हो, तो ये ईएसडब्ल्यूएल कहलाएगा। सिस्टोस्कोपी के द्वारा क्या करते हैं दोस्तों, हम बाहर से यूरेथ्रा से क्या करते हैं, एक स्कोप क्या करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं, उसमें विजुअलाइजेशन भी करते हैं। मैंने आपको बताया था दो प्रकार का होता है, एक डायग्नोस्टिक होता है तो डायग्नोज करने के लिए भी यूज करते हैं, एक थेराप्यूटिक होता है, तो ये थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट हो गया। इसके बाद परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी है, वो भी सेव ईएसडब्ल्यू की तरह है, बट उसमें क्या कर रहे थे, नीडल इंसर्ट नहीं कर रहे थे, यहाँ पर हम गाइड वायर डालकर फिर उस जगह पे डायरेक्टली सिर्फ उसी जगह पर हम क्या दे रहे हैं, शॉक वेव दे रहे हैं, तो ये परक्यूटेनियस लिथोट्रिप्सी कहलाएगा। ठीक है, ये तीनों बताने की आपको जरूरत नहीं है। ओपन इंसिजन बनाकर इंसिजन करके हम डायरेक्टली किडनी, यूरेटर और रीनल पेल्विस जो है दोस्तों वहां से क्या कर रहे हैं, स्टोन को रिमूव कर रहे हैं, ये कहलाएगा। और पार्शियल और टोटल नेफ्रेक्टोमी आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है,
ये हो गया आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में आता है डाइटरी मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइटरी मैनेजमेंट, ये जो सर्जरी की जाती है दोस्तों, चाहे पाइलोलेप्रोटोमी की जा रही हो, सॉरी पाइलोलिथोटोमी की जा रही हो, यूरेथ्रोलिथोटोमी या नेफ्रोथोटोमी, इसके बाद में कुछ दिनों तक जो यूरिन है ना दोस्तों, उसका जो कलर जो आता है, एक्चुअली सिस्टोस्कोपी के बाद भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है कोई भी जगह, तो उसके कारण पिंक कलर का कुछ समय तक क्या आ सकता है दोस्तों, यूरिन आ सकता है। इसके अलावा जो इंसिजन जो बनाया गया है, उस इंसिजन पे पिंक जो ड्रेनेज है वो भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, दैट इज नॉर्मल। कुछ समय के लिए प्रेजेंट है तो वो क्या है दोस्तों, नॉर्मल है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, डाइटरी मैनेजमेंट देख लेते हैं हम। फ्लूइड इनटेक है दोस्तों, वो बढ़ाया जाता है, इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, लगभग 3000 से और 4000 लीटर हम फ्लूइड देने के लिए कहते हैं पर डे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। आपको स्टोन के अकॉर्डिंग पूछेगा कि वो कौन सी डाइट दोगे आप, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसको, आपको है ना। तो आपको स्टोन के अकॉर्डिंग याद रखना है, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर आप कौन सी डाइट दोगे, कैल्शियम ऑक्जिलेट का है तो कौन सी डाइट दोगे, इसके अलावा यूरिक एसिड का है तो कौन सी डाइट दोगे, और इसके अलावा सिस्टीन का है तो आप कौन सी डाइट दोगे। 4 प्रकार के स्टोन ही पड़े हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जिलेट। एक चीज क्या कॉमन है, कैल्शियम, तो इस दोनों के अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, लो कैल्शियम डाइट देंगे, लो कैल्शियम डाइट। यहां भी लो कैल्शियम डाइट देंगे, यहां भी क्या देंगे हम दोस्तों, लो कैल्शियम डाइट देंगे, लो कैल्शियम डाइट। कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है, मेनली मिल्क प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, तो मिल्क जो प्रोडक्ट है वो कम करेंगे हम, मिल्क जो प्रोडक्ट है दोस्तों उसको भी हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यहां भी मिल्क जो प्रोडक्ट है वहां पर इसको कम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मीट है, मैं बहुत शॉर्ट में लिखा रहा हूं आपको, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, बहुत टफ है ऐसे पढ़ने में, तो आप 100 एग्जाम्पल पढ़ लो, ये दो ये दो, ये मत दो ये मत दो, तो आप याद भी नहीं कर पाओगे इतना ना। इसमें याद रखना कि मीट नहीं देते हैं। और एक जो यूरिक एसिड है ना दोस्तों, इसमें डिक्रीज प्यूरिन डाइट दी जाती है। मैंने आपको बताया था कि प्यूरिन डाइट, क्योंकि प्यूरिन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें भी आपको याद रखना, कहीं भी मीट लिखा हुआ जाए ना, कहीं भी मीट या मीट से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ जाए, तो ऐसी डाइट हम नहीं देंगे, ऐसी डाइट हम नहीं देंगे। ठीक है, ये नहीं देंगे है, ध्यान रखना इसमें। यहां पे भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं देंगे, मिल्क प्रोडक्ट नहीं देंगे, यहां तो लिखा हुआ ये लो कैल्शियम डाइट नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मीट नहीं देंगे। ऑक्जेलेट के अंदर कुछ चीजें लिख लो जो हो सकता है कि आपसे पूछ ले, भाई जो बहुत लोग काजू बादाम ज्यादा खा रहे हैं, तो अगर ऑक्जेलेट का हो रहा है, इसका स्टोन भी हो सकता है। तो जो आलमंड्स हैं दोस्तों उनको आप कम करो, कैजू जो है उनको आप क्या करो, कम करो। ठीक है, इसके अलावा चोको कम करो, बीन्स जो है दोस्तों उनको कम करो, और इसके अलावा जो स्पिनेच है उसको भी क्या करो, कम करो। तो ये सब चीजें क्या करनी पड़ती हैं दोस्तों, ऑक्जेलेट के अंदर कम करनी पड़ती हैं। तो ये तो है ही लो कैल्शियम और मिल्क प्रोडक्ट। इसके अलावा आलमंड्स, कैजू, चोको, बीन्स और जो स्पिनेच है दोस्तों, इनको भी क्या किया जाता है, कम किया जाता है। यहां पर मीट हो गया। सिस्टीन जो है दोस्तों, इसके अंदर जो प्रोटीन डाइट है वो आप इतनी ज्यादा नहीं दे सकते हो, क्योंकि जो प्रोटीन है उसके कारण ही इसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो प्रोटीन डाइट थोड़ी सी आप क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना पड़ेगा। तो लो प्रोटीन एंड लो मीथियोनिन डाइट, लो प्रोटीन एंड लो मीथियोनिन डाइट दी जाती है। बस बहुत शॉर्ट में लिखा दिया है मैंने आपको ये, है ना। इतने में आप पढ़ोगे तो आपके काम आ जाएगा। एक चीज और आती है दोस्तों, भाई ऐसी डाइट जो एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या करती है, बढ़ाती हैं, और एक ऐसी डाइट एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या करती है दोस्तों, कम करती हैं। तो इन दोनों के अंदर देखो, आपको याद बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और अगर आप बुक में पढ़ोगे ना तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले और दूसरे के अंदर इसी सीक्वेंस में आप हमेशा लिखा करो। ठीक है, पहले और जो दूसरा है ना दोस्तों, इसके अंदर जो डाइट जो दी जाती है दैट इज एसिडिक एस डाइट बोलते हैं इसे हम। किस नाम जानते हैं, एसिडिक एस डाइट। तो एसिडिक है तो पीएच को क्या करती है दोस्तों, ये यूरिनरी पीएच को कम करने का काम करती है। तो इन दोनों के अंदर ही कौन सी डाइट प्रोवाइड की जाती है, तो इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो कि एसिडिक एस डाइट किस में दी जाती है। तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम जो ऑक्जेलेट है, अगर उसका स्टोन बन रहा है तो उसके अंदर हम एसिडिक एस डाइट देंगे। आगे बस याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। दोनों के अंदर एल्कलाइन एस डाइट देंगे, एल्कलाइन एस डाइट। अब एल्कलाइन एस क्या काम करेगा, पीएच को बढ़ाएगा। तो इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, एल्कलाइन जो एस डाइट है वो क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं। बस बिल्कुल सिंपल है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के अंदर एसिडिक एस डाइट और इनके अंदर एल्कलाइन एस। यहां पर याद रखना है, प्यूरिन के अंदर आपको मीट याद रखना है, यहां पर सिस्टीन के अंदर लो प्रोटीन और लो मिथ्योनिन है, वो तो अपने आप याद हो जाएगा। कैल्शियम है तो लो कैल्शियम रहेगा, थोड़ा सा इसके अंदर 2-4 मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। और यहां पर मीट और मिल्क जो प्रोडक्ट है वो क्या देते हैं, हम कम देते हैं। ठीक है, इसके अलावा
ऐसे पेशेंट का आपको पता ही है, इनटेक जो आउटपुट है उसको आप क्या करो दोस्तों, चार्टिंग करो। क्यों? क्योंकि मान लो हो सकता है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, और अगर किसी भी क्लाइंट को अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया दोस्तों, तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो सकता है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। इसलिए आपका यूरिन आउटपुट चेक करना क्या है दोस्तों, कंपलसरी होता है। ठीक है, डेली वेट करो, वेट जो मॉनिटरिंग है वो की जाती है। तो इन सब चीजों के ऊपर आप क्या करोगे दोस्तों, फोकस करोगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। अभी ये है दोस्तों, चार चीजें हैं, इसमें से फोकस किस पे करोगे, तो ध्यान रखना मैंने आपको लिखाया था कि जो पेन जो होता है ना, दैट इज सडन एंड सीवियर, और पेन जो है ना दोस्तों, उसके ऊपर फोकस करना यहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो पेन की जो कैटेगरी होती है दैट इज सडन एंड सीवियर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आएगा हमारे सामने, उसमें भी आंसर पेन से ही रिलेटेड आएगा, सडन एंड सीवियर पेन। और जो ये सडन और जो सीवियर पेन है ना दोस्तों, इसे कम करना हमारी सबसे पहले क्या बनती है, मोस्ट प्रायोरिटी बनती है। सबसे पहले क्या बनती है, मोस्ट प्रायोरिटी बनती है इस समय कि उस क्लाइंट के पेन को हम क्या करें दोस्तों, कम करें। देखो वेट जो है, वेट मॉनिटर, वो जो वेट है उसको, ओवरवेट है उसको कम करना जरूरी होता है। ठीक है, ओवरवेट के कारण भी जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। बट दोस्तों वेट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म गोल है। आप ऐसा तो है नहीं उस पेशेंट को पेन कम हो रहा है, सॉरी उस पेशेंट को पेन हो रहा है और आप उसको कहोगे भाई चल भाग 5 किलोमीटर भागते हैं, अभी तेरा वजन कम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अरे छोड़ो पेन बाद में, पहले क्या करो, एक्सरसाइज करो, चलो दौड़ो, ये लो डंबल्स उठाओ, ऐसे करो। तो ये चीज तो आप नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वेट को अगर आपको कम करना है तो उसमें क्या चाहिए, आपको टाइम चाहिए। ठीक है, ज्यादा वेट होने के कारण क्लाइंट इमोबिलाइज्ड भी हो जाता है, मूवमेंट कम करने लग जाता है, तो वो सभी चीजें भी फर्क पड़ती हैं, उससे भी चांसेस बढ़ते हैं। बट वेट पे अभी हम फोकस नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल है। हिमेचूरिया में मैंने आपको स्पष्ट रूप से लिखाया था कि जो हिमेचूरिया जो होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, एक्चुअली में बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत ही क्या होता है दोस्तों, कम होता है, और कम होने के कारण इतना ज्यादा नहीं होता कि हम इस टाइम इस पे क्या करें, फोकस करें। तो पहला जो फोकस है वो पेन पे करेंगे। हाइपरटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू, ऐसा नहीं है कि जो हाइपरटेंशन है वो उसको स्टोन के कारण हुआ है तो उस पे हम फोकस करेंगे। तो स्टोन के कारण हाइपरटेंशन नहीं होता है, तो ये सिम्टम भी मैंने आपको कहीं लिखाया भी नहीं है, तो यहां पर हाइपरटेंशन पे फोकस करना जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो क्या आ जाएगा, पेन हो जाएगा, पेन। चलो लिख लो इसको, लिखो, सिंपल सा लिख लो। रीनल स्टोन के क्लाइंट में, रीनल स्टोन के क्लाइंट में नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी पेन को कम करना है, पेन को कम करना है, पेन को कम करना है। बस सिंपल सा वर्डिंग में लिखा दिया मैंने आपको। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है दोस्तों, मॉर्फिन है। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मॉर्फिन होती है। क्योंकि जो पेन जो होता है दोस्तों वो सडन एंड सीवियर होता है, पेन की जो होता है वो सडन एंड सीवियर पेन होता है, इसलिए पेन के ऊपर फोकस करना हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आज हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज मैं आपको कम ही क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में रीनल स्टोन से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में रीनल स्टोन नहीं पढ़ाया था, क्योंकि एक साथ ही पढ़ा देता हूं तो सारे क्वेश्चन सही रहते हैं। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में रीनल स्टोन पढ़ा था, आज क्वेश्चन पढ़ा था, फिर आप कहते हैं सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए यूरेट्रल कैलकुलस। ठीक है, यूरेट्रोलिथेसिस है, इसको यूरेटर कैलकुलस है। यूरेटर के अंदर क्या है दोस्तों, उसको स्टोन बनी हुई है। Which are the most important nursing actions, select all that apply। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, एक से ज्यादा ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा सेलेक्ट ऑल द अप्लाई लिखा हुआ है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है लिमिट फ्लूइड इनटेक। डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जाके आप देखोगे एट नाइट के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन गलत है। मैंने आपको लिखाया हुआ है दोस्तों कि जो फ्लूइड इनटेक है उसको क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, लिमिट नहीं किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फ्लूइड इनटेक को लिमिट नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। किसी भी क्लाइंट को रीनल स्टोन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन को चेक करने के लिए हमें इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करना क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद में स्ट्रेनिंग द यूरिन एट ईच वॉइडिंग, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। स्ट्रेनिंग का मतलब यहाँ पर किस चीज से है कि जो भी यूरिन उसने पास किया है ना, उसको गोज पीस लेकर हम क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है दोस्तों, स्टोन तो नहीं पाया, आ तो नहीं गया, स्टोन तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसे ऐसे क्लाइंट के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्ट्रेनिंग करते हैं यूरिन का। क्या करते हैं, स्ट्रेनिंग ऑफ द यूरिन
करते हैं एट ईच वॉइडिंग। जो भी जब भी वो यूरिन पास करता है तो उसको कलेक्ट करके यूरिन को और फिर बाद में उसको हम छानते हैं गोज पीस का यूज करके। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? स्ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रेनिंग एट यूरिन एट ईच वॉइडिंग भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर क्लाइंट का रिकॉर्डिंग करना है, लेकिन दैट इज नॉट स्पेसिफिक नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि हाइपरटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू रीनल स्टोन। हाइपरटेंशन जो है वो रीनल स्टोन से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये भी क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रिंग द प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। वेरी गुड। प्रायोरिटी वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर पेन होता है तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो हम इसको देते हैं दोस्तों, इसी चीज को देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भी होगा। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे कि भाई कोई भी रीनल कोलिक का आपको पेशेंट, रीनल कैलकुलस का पेशेंट है तो उसके अंदर आप क्या क्या काम करोगे? इनटेक आउटपुट को मॉनिटर करोगे, हर वॉइडिंग के ऊपर क्या करोगे? यूरिन को स्ट्रेनिंग करोगे, और प्रेस्क्राइब्ड जो एनाल्जेसिक है दोस्तों वो क्या करते हो? आप प्रोवाइड करते हो। तो इसको लिख लो, इसमें लिखो रीनल स्टोन के पेशेंट में, रीनल स्टोन के पेशेंट में निम्न नर्सिंग एक्शन इंपॉर्टेंट है। निम्न नर्सिंग एक्शंस इंपॉर्टेंट है। निम्न नर्सिंग एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे कैसे लिख लो? पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो फिर बाद में लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा भी मेरी बात को सुना होगा ध्यान से तो इस क्वेश्चन को आप कर दोगे। द पैथोलॉजी रिपोर्ट्स स्टेट, थोड़ा सा जूम कर देता हूं चलो आप लोगों के लिए मैं, बस आप तो सोल्व करो, सारा काम मेहनत करने का काम मेरा है। ठीक है, आप तो बस सही आंसर बताओ इसका। द पैथोलॉजी रिपोर्ट्स स्टेट दैट क्लाइंट यूरिनरी कैलकुलस इज कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है दोस्तों, कौन से प्रकार का यूरिनरी स्टोन हो रहा है? उसको जो स्टोन जो हो रहा है, रीनल स्टोन कौन से प्रकार का हो रहा है? यूरिक एसिड का हो रहा है। विच न्यूट्रिएंट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड? कौन सा जो न्यूट्रिएंट है दोस्तों उसको अवॉइड करना चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि यूरिक एसिड के अंदर है ना मेन हम डिक्रीज प्यूरिन डाइट देते हैं, और एक फोकस किसके ऊपर करते हैं? मीट के ऊपर करते हैं। तो एग जो है दोस्तों वो नहीं आएगा, फ्रूट है वो नहीं आएगा। मैंने कहा था कहीं भी मीट मिल जाए ले लेना, उठा लेना उसको। मीट है, ऑर्गन मीट है या मीट एक्सट्रैक्ट है, ये भी है। रॉ वेजिटेबल्स भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑर्गन मीट और मीट एक्सट्रैक्ट। तो इसमें लिख लो यूरिक एसिड स्टोन वाले क्लाइंट में, यूरिक एसिड स्टोन वाले क्लाइंट में, यूरिक एसिड स्टोन वाले क्लाइंट में डिक्रीज प्यूरिन डाइट, डिक्रीज प्यूरिन डाइट एंड डाइट तथा मीट को अवॉइड किया जाता है, तथा मीट को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, फिर कहोगे, फिर कमेंट में डालोगे सर हट जाया करो प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए लिथोट्रिप्सी, ठीक है दोस्तों, लिथोट्रिप्सी की गई है एक क्लाइंट की। अब नहीं बता रखा कौन से प्रकार की है, ये परक्यूटेनियस है या फिर ESW है, ESWL है, लेकिन सीधा देखा है कि भाई लिथोट्रिप्सी की गई है टू ब्रेक अप रीनल कैलकुलाई। लेकिन ये क्या हुई? अनसक्सेसफुल हो गई। अब ये अनसक्सेसफुल होगी तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम क्या किया उस क्लाइंट के अंदर? नेफ्रोलिथोटोमी की गई है दोस्तों। ठीक है, नेफ्रोलिथोटोमी मैंने आपको बताई हुई अच्छे से। इज परफॉर्म्ड विच पोस्ट ऑपरेटिव क्लिनिकल इंडिकेटर शुड द नर्स रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि इस प्रोसीजर के बाद में क्या हो सकता है दोस्तों। क्लाइंट के अंदर अगर पास से देखो इसमें क्या देखा, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किस चीज को करेंगे? एब नॉर्मल को करेंगे, नॉर्मल को तो करेंगे नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें ये ढूंढना है कि भाई एक क्लाइंट है उसका इस लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई लिथोट्रिप्सी सक्सेसफुल है, हमें क्या लेना देना? हमें लेना देना इससे कि उस क्लाइंट का क्या किया गया? नेफ्रोलिथोटोमी किया गया है। अब उस क्लाइंट के अंदर नेफ्रोलिथोटोमी करने के बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली आपके पास 4 सिम्टम आपको दिख रहे हैं उस पेशेंट के अंदर। आपने देखा कि उस पेशेंट के अंदर जो यूरिन आ रहा है उसमें थोड़ा सा पिंक कलर आ रहा है। जहां पर सर्जरी की गई थी मैंने कहा था इंसिजन बनाते हैं, मैंने आपको कहा था ना इंसिजन बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, जितने भी होते हैं मैंने सारे में बताया था, पाइलो हो चाहे नेफ्रो चाहे यूरेट्रो हो, सारे के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? हम ओपनिंग वो इंसिजन बनाते हैं। ठीक है, अब जो इंसिजन है वहां पर जो ड्रेसिंग होगी उसमें से कुछ समय तक क्या हो सकता है? पिंक कलर आ सकता है। मैंने आपको ये समझाया था। तो पहला कह रहा है कि जो पिंक टिंट यूरिन आ रहा है, थोड़ा सा पिंक कलर का यूरिन आ रहा है, हल्का सा पिंक ड्रेनेज हो रहा है ड्रेसिंग के ऊपर। थोड़ा सा जो इनटेक है उसका वो पिछले 24 घंटे के अंदर 1750 ml है। और यूरिन जो आउटपुट है दोस्तों वो 20 से 30 ml पर आवर है। तो इन चारों चीजों में से किस चीज को आप क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे।
तो जिस पेशेंट के अंदर नेफ्रोलिथोटोमी किया गया है ना, तो कुछ समय तक पिंक जो टिंग्ड यूरिन है दोस्तों वो क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंक ड्रेनेज होगा ड्रेसिंग के ऊपर, ये भी ठीक है। अगर इन दोनों के अंदर ही ऑप्शन के अंदर आपको ब्राइट रेड लिखा हुआ था तो ये दोनों ही चीजें रिपोर्ट करने लायक होती, लेकिन पिंक कलर लिखा हुआ है इसलिए ये दोनों चीजें रिपोर्ट करने के लायक नहीं है। ये कुछ समय तक क्या रहता है दोस्तों, नॉर्मल होता है। नेदर का इनटेक ऑफ 1750 ml इन 24 आवर, अगर 1500 ml से ज्यादा ले रहा है ना क्लाइंट तो दैट इज एडिक्वेट। हाँ, हम ज्यादा फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करते हैं, लेकिन अभी क्लाइंट की सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में अगर वो 1500 ml से भी ज्यादा ले रहा है तो दैट इज एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। ठीक है, 1500 ml से ज्यादा है तो वो एडिक्वेट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी यहां पर सही होगा, क्योंकि बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे मुझे लगता है। फोर्थ जो दे रखा है वो यूरिन आउटपुट ऑफ 20 to 30 ml पर आवर, कि जो यूरिन जो आउटपुट है दोस्तों वो कितना है, 20 से 30 ml पर आवर है। अब यूरिन जो आउटपुट है वो मान लो 20 से 30 ml है तो कम है ना। ठीक है, तो कम से कम यूरिन आउटपुट है ना दोस्तों 20 दे रखा है तो गलत हो गया ना। तो यूरिन आउटपुट कम से कम 30 या फिर 30 से क्या होना चाहिए दोस्तों, ज्यादा होना चाहिए पर आवर। 1 घंटे के अंदर यूरिन आउटपुट कम से कम 30 ml या उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 20 से 30 है तो 20 भी है ना, उसमें 21 भी है, 22 भी, 29 भी है, तो सब क्या है, एबनॉर्मल है। इसलिए अगर यूरिन आउटपुट इतना रहता है दोस्तों तो उसको हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा, 20 to 30 ml पर आवर। इसमें लिख लो, इसमें लिखो एक बार, लिखो नेफ्रोलिथोटोमी के बाद, नेफ्रोलिथोटोमी के बाद, टोमी के बाद अगर किसी क्लाइंट का यूरिन आउटपुट, किसी क्लाइंट का यूरिन आउटपुट 20 से 30 ml पर आवर होता है, या ब्रैकेट में लिख देना लेस देन 30 ml, हो सकता है अगले क्वेश्चन में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, होता है, तो इसे एससीपी को रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसे एससीपी को रिपोर्ट करना चाहिए, एससीपी को रिपोर्ट करना चाहिए। एक दो लाइन और लिख लो छोटी छोटी, ऐसे लिख लो, पिंक टिंग्ड यूरिन नॉर्मल, टिंग्ड यूरिन नॉर्मल, ठीक है। पिंक ड्रेनेज फ्रॉम ड्रेसिंग नॉर्मल, पिंक ड्रेनेज फ्रॉम यूरिन, बस वो फ्लूइड इनटेक रहने दो, उसको तो कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं पे बन सकता है। तो इन दोनों को भी यहां पर ही लिख लो, ठीक है। सॉरी, यूरिन लिख दिया मैंने, ड्रेसिंग आएगा, ड्रेसिंग फ्रॉम ड्रेसिंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कितना बड़ा क्वेश्चन है जिसमें आप पूरी महाभारत पढ़ सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को सुनते रहो आप, ठीक है, ध्यान से। एक क्लाइंट इज एडमिटेड, एक क्लाइंट है दोस्तों, वो एडमिट हुआ है टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। मैं आपको एक साथ तो दिखाऊंगा भी नहीं इस क्वेश्चन को, नहीं आप डर जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, इसलिए मैं लिख के लाया हूं आपके लिए, है ना, लिया है मैंने, इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। एक क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक क्लाइंट है दोस्तों इमरजेंसी डिपार्टमेंट से हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ है, एडमिट हुआ है विद डायग्नोसिस ऑफ यूरोलिथेसिस, ठीक है। उस क्लाइंट के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, यूरोलिथेसिस की उसके अंदर क्या है, कंडीशन है। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट क्लिनिकल रिकॉर्ड एंड परफॉर्म एंड एडमिशन असेसमेंट, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से वो एडमिट हुआ है और नर्स उसका क्या देख रही है दोस्तों, क्लिनिकल रिकॉर्ड देख रही है। क्या देख रही है, क्लिनिकल रिकॉर्ड देख रही है, एंड परफॉर्म एन एडमिशन असेसमेंट, और एक एडमिशन जो असेसमेंट वो क्या कर रही है दोस्तों, परफॉर्म कर रही है। यूरोलिथेसिस या यूरेट्रोलिथेसिस का मतलब क्या हो गया, जो यूरेटर है उसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, स्टोन हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। यूरोलिथेसिस भी बोल सकते हो या यूरेट्रोलिथेसिस भी। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा। अब देखो इस केस में क्या करा भाई, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया, हॉस्पिटल से वो इमरजेंसी में आया, इमरजेंसी से वो आपके पास क्या हुआ, एडमिट हुआ। अब आपके पास उसके पूरी फाइल है कि उसको क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, सब कुछ चीजें हैं, क्लिनिकल रिकॉर्ड है। अब आपको उस क्लिनिकल रिकॉर्ड को क्या करना है, पढ़ना है। ऐसे मान लो आपके पास पेशेंट की फाइल है, ठीक है, अब पेशेंट की फाइल को खोलते हैं हम। अभी तक सिर्फ हमें क्या पता चला कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया था इमरजेंसी में, अब आप वार्ड में काम करते हो, इमरजेंसी से पेशेंट को आपके पास भेज दिया गया वार्ड में, वार्ड में उस पेशेंट की फाइल आई है कि भाई इसको इमरजेंसी में क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीज नहीं किया गया है, सब चीजें, और वो फाइल हमारे पास है, उस फाइल को हम पढ़ते हैं। अभी ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे हम, सबसे लास्ट में। हमने क्या क्या पढ़ा देखो,
उसके अंदर दे रखा था भाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर के क्या क्या ऑर्डर्स हैं, इनके बारे में लिखा हुआ था। पहली चीज क्या देखिए, हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या क्या ऑर्डर कर रखा है, उसने क्या क्या ऑर्डर कर रखा है, मोरफिन 4 mg IV एवरी 4 आवर, उसने क्या रखा है 4 mg IV 4 आवर दे रखा है फॉर सीवियर पेन प्रोरिनाट। अगर उसको पेन जो है दोस्तों बहुत तेज होता है तो आप हर 4-4 घंटे के गैप पे आप क्या दे सकते हो उसको 4 mg IV मोरफिन क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ये ऑर्डर है उसका, भाई क्या क्या चीजें दे सकते हो। फिर उसको दे रखा था कीटोरोलैक 15 mg IM एवरी 6 आवर फॉर माइल्ड टू मॉडरेट पेन। अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, ठीक है, जब जरूरत है उसको, तो हम उसको क्या दे सकते हैं दोस्तों, कीटोरोलोग दे सकते हैं। तो ये ड्रग लिखी हुई है उसको, भाई ये चीजें आप दे सकते हो। अगर मान लो उस पेशेंट को सीवियर पेन है तो मॉर्फिन दोगे। अगर थोड़ा सा NSAID में लिखा है था मैंने आपको, कीटोरोलैक याद होगा, कीटोरोलैक दे सकते हो आप। वोमिटिंग के लिए ओंडा जो सेट्रोन है वो लिखी हुई है 4 mg IV पीबी का मतलब हो गया जो पिगी बैंक है ना, पिगी बैंक है उसे हम क्या दे सकते हैं, इसको पिगी बैग से क्या देख सकते हैं, ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एवरी 6 आवर फॉर नोजिया, नोजिया के लिए दे सकते हैं। स्ट्रेन ऑल यूरिन थ्रो गोज, ठीक है, उन्होंने लिखा है कि भाई जितना भी जो यूरिन आ रहा है उसको गोज की दो आप क्या करोगे, स्ट्रेन करोगे। एनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक, ओरल फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करोगे। यूरिन जो कल्चर जो सेंसिटिविटी टेस्ट है वो किया जाएगा, मतलब वो डॉक्टर ने कहा है अभी, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक दी जा रही है 400 mg दी जा रही है एवरी 12 आवर, ठीक है। IV में भी IV दी जा रही है, ये भी IV नॉर्मल सलाइन दी जा रही है 0.9%, ठीक है, एसिटोनिक सॉल्यूशन 150 ml पर आवर फॉर 3 लीटर्स, ठीक है। ये उसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, ये ट्रीटमेंट आपको लिखा हुआ है कि भाई उसको ये चीजें हैं, ठीक है। मॉर्फिन है, कीटोरोलोक है, एंडोसेट्रोन है, ये सब चीजें हैं। स्ट्रोन करना है यूरिन को आपको, ठीक है। इनकल्च करना है ओरल जो फ्लूइड इनटेक है, यूरिन जो सी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है, ये देना है आपको। एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है, हर 12-12 घंटे में, और नॉर्मल सलाइन कंटिन्यू चलाना है। 3 लीटर देना है, कब तक, जब तक वो इस हिसाब से 150 ml पर आवर के हिसाब से। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ही आया था। अब वहां पर उन्होंने क्या क्या चीजें की हैं वहां की नोट्स पढ़ते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट डिस्चार्ज नोट, क्लिनिकल क्लाइंट एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एट 7 टाइम लिखा हुआ है, लगभग 7 बजे एडमिट हुआ था। रिपोर्टिंग अनबियरेबल पेन, किस चीज के साथ आया था वो वहां पे दोस्तों, अनबियरेबल पेन के साथ आया था, ठीक है। और जो पेन है उसको एक स्केल पे देखा गया कि भाई स्केल के अकॉर्डिंग अगर हम पेन को असेसमेंट किया गया तो उसमें देखा गया और 10 ऑन ए वेंट, उसको जो पेन था वो सीवियर था। 10 है, अगर मान लो कोई स्केल अगर हम बनाए पेन का 1 से लेकर और 10 तक दोस्तों, तो उसका जो पेन था उस स्केल पे कितना था, 10 था, मतलब मोस्ट सीवियर पेन हो गया। मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो पेन होता है वो सडन और सीवियर पेन ही होता है, ठीक है। ये इस तरह से वो पेशेंट आया था उनके पास। रेडिएटिंग डाउन इनटू द ग्रोइन, जो पेन है दोस्तों वो ग्रोइन जो रीजन है दोस्तों उस पर क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ भी है कि जो यूरोलिथेसिस है, यूरेट्रोलिथेसिस, उसमें पेन कहां होता है। मेडिकेटेड विद 6 mg ऑफ मोरफिन, उसको उस समय दोस्तों लगभग 7:30 बजे, ठीक है, 7 बजे वो आया था, 7:30 बजे उसको उस समय क्या दिया गया था, 6 mg ऑफ मोरफिन दिया गया था। क्लाइंट रिपोर्टेड पेन रिलीफ ऑन ए लेवल 3, जिसके लेवल बनाए तो लेवल 3 पे उसने कुछ समय उस पेन को थोड़ा सा क्या किया था, उसको माना उसने कि कम हुआ है। इसके अलावा उस पेशेंट का क्या किया गया, ब्लैडर एंड पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया गया और एब्डोमिनल एंड पेल्विक सीटी स्कैन किया गया विदाउट कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। सीटी स्कैन दोनों से होता है, डाई का यूज करके विदाउट डाई, तो विदाउट कॉन्ट्रास्ट टेस्ट किया गया था। उसमें क्या मिला, उसका 5 mm का उसका स्टोन मिला उसके अंदर लेफ्ट प्रोक्सिमल यूरेटर के अंदर, ठीक है। प्रोक्सिमल जो पार्ट है मतलब किडनी की जो पास वाला पार्ट है वो प्रोक्सिमल होगा, दूर वाला होगा डिस्टल होगा। उस पार्ट के अंदर उसका 5 mm क्या मिला है दोस्तों, स्टोन मिला है। थोड़ा सा उसको क्या है, बैक हो रहा है, तो माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो रहा है, बैक फ्लो ऑफ द यूरिन वापस बैक जाने लगता है, तो उस जगह पे उसको थोड़ा सा हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है। उसका यूरिन एनालिसिस किया गया था जिसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट था, ल्यूकोसाइट प्रेजेंट था, ठीक है। इसके अलावा आरबीसी भी प्रेजेंट थी और क्या प्रेजेंट थी दोस्तों, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट थी। कुछ सेल्स भी इसके अंदर आई हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, और कुछ बैक्टीरिया भी क्या होते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखो इसका CS इज पेंडिंग, हमें आगे इस ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा, आप उसमें पढ़ोगे ना। तो CS इज पेंडिंग मतलब उन्होंने वहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ही क्या ले लिया, यूरिन CS का सैंपल ले लिया है, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, वो क्या है दोस्तों, पेंडिंग है। हाँ, सिंपल जो यूरिन एनालिसिस है ना, 2 प्रकार का होता है यूरिन, एक रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक होता है, एक कल्चरल एंड सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। तो सिंपल जो है उसका रिपोर्ट जल्दी आ जाती है, तो वो रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक है, उसकी जो रिपोर्ट है वो आपके सामने आ गई है, लेकिन जो कल्चरल सेंसिटिविटी है उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। क्लाइंट एडमिटेड फॉर फर्दर मैनेजमेंट, और क्लाइंट को फिर आगे क्या कर दिया गया दोस्तों, एडमिट कर दिया गया। बस सिंपल हर चीजें बता रखी भाई उसको क्या क्या हुआ था। एक बार दोबारा से मैं आपको समझा देता हूं, इतना बड़ा है तो आपको मान लो कंफ्यूज हो रहे होगे आप। वहां पर इस ट्रीटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्या क्या चीजें देनी है उसके बारे में उन्होंने बताया कि अभी हम वार्ड के अंदर हमें क्या क्या चीजें देनी है, इसके बारे में डॉक्टर ने लिखा हुआ है। हमें यहाँ पर चीजें बताई गई कि भाई जो वो इमरजेंसी में आया तो उसको क्या क्या हुआ, तो उसको बताया कि भाई वो जो पेशेंट जब आपके पास आया था उसका पेन बहुत सीवियर था, अनबियरेबल पेन था, जो सहन नहीं किया जा सकता है। जो पेन है दोस्तों वो 1 to 10 की स्केल पे हम उसको 10 के लेवल पे रखेंगे, थोड़ा सा उसका पेन लेवल में क्या हुआ है, रिलीफ हुआ है।
इसके अलावा उसका अल्ट्रासाउंड किया गया, यूएसजी किया गया, तो उसके अंदर क्या मिला है, यूरेटर के अंदर स्टोन मिला था, थोड़ा सा हाइड्रोनेफ्रोसिस मिला है, यूरिन का टेस्ट किया गया है, यूरिन एनालिसिस किया गया, तो उसमें ब्लड है, ल्यूकोसाइट काउंट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल्स, ये सब मिली हैं। कल्चर सेंसिटिविटी क्या है उसका पेंडिंग है, उसको आगे मैनेजमेंट के लिए क्या किया गया, एडमिट किया गया। आगे देखो नर्सिंग असेसमेंट किया गया ऑफ द क्लाइंट ऑन एडमिशन टू यूनिट। क्या क्या नर्सिंग असेसमेंट किया गया, क्लाइंट क्या कह रहा है दोस्तों, अब देखो, अब जब क्लाइंट एडमिट हुआ है उस समय आप उसको क्या कर रहे हो, असेस कर रहे हो। अब आप क्या क्या असेसमेंट किया है दोस्तों, जब उसको एडमिट कर रहे हैं, क्लाइंट स्प्लिंटिंग एब्डोमेन, क्लाइंट क्या कर रहा है, स्प्लिंटिंग एब्डोमेन मतलब क्या होता है, जब किसी भी पर्सन को जब पेन बहुत तेज होता है तो वहां पर हाथ लगा लेता है, उसको गार्ड करता है, वैसे यहाँ पर मेरे दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो उसको हम किस नाम जानते हैं, स्प्लिंटिंग एब्डोमेन के नाम से जानते हैं। ऐसे झुक जाएगा वो आगे की तरफ, तो उसे स्प्लिंटिंग एब्डोमेन कहेंगे। और क्लाइंट क्या कह रहा है, अभी इस समय क्लाइंट क्या कह रहा है दोस्तों आपको, वो कह रहा है आई हैव एक्सक्रूसिएटिंग, बहुत तेज मतलब हड्डी तोड़ पेन बोलते हैं, ऐसा पेन जो बहुत ज्यादा हो, सह नहीं सकते हो, ऐसा पेन है। हॉरेंडस पेन है, वेव लाइक पेन है, मतलब थोड़ा ज्यादा कम, फिर तेज, फिर हल्का, फिर तेज, ये वाला पेन होता है, वेव लाइक पेन होता है ऑन लेफ्ट साइड ऑफ माय बेली, ठीक है, मेरे लेफ्ट साइड के अंदर हो रहा है ये, जो कि मेरे ग्रोइन जो रीजन है दोस्तों वहां तक क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो फ्लैंक पेन मैंने आपको बताया था कि जो पेन जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, जो फ्लैंक पेन या बैक पेन देखने को मिलता है, यूरेटर कोलिक के अंदर हमने बात की थी। एंड आई फील आई एम गोइंग टू थ्रो अप, थ्रो अप का मतलब मैं उसे लग रहा है कि मुझे क्या हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, आई कैंट स्टैंड इट। क्लाइंट आस्क्ड फॉर द बेड पान, और उसने बेड पेन मांगा है, बेड पेन में हमने उसने यूरिन किया, और उसने कितना किया है, 50 ml किया है, और थोड़ा सा क्या है वो पिंक यूरिन उसका आया है। ये पूरा क्वेश्चन है, अब इसके ऑप्शन बढ़ेंगे। अब मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है ये। सिंपल सी बात थी, एक क्लाइंट था, इमरजेंसी के अंदर आया था, इमरजेंसी से वो आपके पास एडमिट हुआ था, ठीक है। अब वो आपके पास एडमिट हुआ है, उससे पहले के कुछ नोट्स लिखे हुए हैं, पहले के क्या क्या नोट्स हैं, ये वाले जो नोट्स हैं डॉक्टर ने लिखा है कि भाई आपको वार्ड में क्या क्या करना है, आपको मॉर्फिन देना है, जब उसको सीवियर पेन होगा कीटोरोलैक देना है, माइल्ड टू मॉडरेट, ये सब ड्रग्स देनी है आपको, उसका यूरिन कल्चर करवाना है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब देना है, ठीक है सब। इसके बाद में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया, वो बता रहा है कि भाई वो एडमिट हुआ था, अनबियरेबल पेन था, 10 के लेवल पे पेन था, ठीक है। उसके बाद में उसको दोस्तों मॉर्फिन दिया गया था, उस समय दिया गया था मॉर्फिन। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल पेन, सीटी स्कैन, ये सब किया गया, 5 mm का यूरिन निकला, यूरिन एनालिसिस किया, कल्चर का टेस्ट लिया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अब आपके पास जब पेशेंट आया है वार्ड के अंदर, तो वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि मेरे इतना तेज पेन हो रहा है कि मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं गिर जाऊंगा। तो मतलब इस समय उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, सडन और सीवियर पेन क्या है, प्रेजेंट है। अब वो ये पूछ रहा है कि भाई ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, तो ऐसे पेशेंट के अंदर व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, कि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन आपका क्या होगा, किस चीज के ऊपर आप करोगे। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है दोस्तों कि पेन जो है ना वो इस समय क्या हो जाता है, हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब मॉर्फिन। ऐसे क्लाइंट के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, जो मॉर्फिन है ना उसको क्या करेंगे, वापस से हमें प्रेस्क्राइब करना, वापस से देना पड़ेगा जो डॉक्टर ने हमको क्या किया है, प्रेस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इमरजेंसी में उस समय दिया गया था, लेकिन अब उसको हर 4 घंटे में देते हैं, तो दोबारा से देने की उसको क्या पड़ेगी दोस्तों, जरूरत पड़ेगी। क्यों, उसका पेन का जो लेवल है वो वापस से क्या हो गया, बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, और हमारे नोट्स के अंदर ये डला हुआ है कि हम उसको पीआरएन क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो यहां पर भी हम किसको देंगे दोस्तों, पेन को देंगे, तो एडमिनिस्टर करेंगे प्रेस्क्राइब मॉर्फिन। अब बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। एक ऑप्शन जो दे रखा है दैट इज स्ट्रेन द क्लाइंट्स यूरिन। तो स्ट्रेन करने का, आप यूरिन को कलेक्ट कर लो, कलेक्ट करने के बाद में आपको स्ट्रेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप वहां पर बैठ जाओ और उसको छानने लग रहे हो, स्ट्रेन कर रहे हो, स्टोन ढूंढ रहे हो। उधर जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि मेरे उल्टी हो रही है, मेरा पेन इतना तेज हो रहा है, मेरे इतना दर्द हो रहा है, तुम यहाँ पर स्ट्रेन करने के लग रहे हो, तो बाद में किया जा सकता है। हाई पोलर पोजीशन देने की कोई यहाँ पर ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं देते, पेशेंट को जैसी पोजीशन लगे वैसी पोजीशन वो ले सकता है, जो भी उसको कंफर्टेबल पोजीशन लगे तो उस पोजीशन को वो ले सकता है। तो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है कि भाई उसको ऐसी ही पोजीशन लेनी पड़ेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखो, ये ऑप्शन जो बच्चा अगर जिसने पूरा पढ़ा होगा ना, जैसे पहले हमारे 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में पैसेज आते थे, नीचे क्वेश्चन लिखे होते थे, उन पूरा पैसेज को पढ़ता था, ये ऐसा ही क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन है उसी से रिलेटेड है। कलेक्ट ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अरे भाई उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी का सैंपल ले लिया है, रिपोर्ट क्या है, पेंडिंग है, तो दोबारा से लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। जबकि इसमें लिखा हुआ है कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब मॉर्फिन। अगर ये क्वेश्चन एक ही लाइन का होता ना, तो ऐसे होता कि एक क्लाइंट है उसको सडन और सीवियर पेन हो रहा है, तो आपके पास प्रायोरिटी क्या होगी, एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब मॉर्फिन, बस खत्म, पूरी डिटेल खत्म हो जाएगी। तो लिख लो, लिखो रीनल स्टोन के क्लाइंट में, वही लाइन लिखाऊंगा दोबारा से मैं, रीनल स्टोन के क्लाइंट में, क्लाइंट के लिए नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी, नर्स की
रीनल स्टोन के क्लाइंट के लिए नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी पेन होगी, या ऐसे लिखो फर्स्ट प्रायोरिटी पेन को कम करना होगा, पेन को कम करना होगा, पेन को कम करना होगा, जिसके लिए वह प्रेस्क्राइब्ड मॉर्फिन एडमिनिस्टर करेगी। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे आज क्योंकि जो डिजीज है वो बहुत बड़ी हो गई, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा हो गया। 2 क्वेश्चन और पढ़ाऊंगा बस आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोशिश करता हूं मैं कि कभी मैं मानता हूं कि कई बार जो क्लासेज हैं रुक जाती हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कई बार, मतलब ड्यूटी भी करना, फिर ऐप के लिए भी क्लासेज बनाना, और भी कई बार क्वेश्चन बनाने पड़ जाते हैं पेपर के लिए, जैसे ओबीसी का पेपर आ रहा है उससे रिलेटेड, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे थोड़ा भी टाइम मिले तो मैं कम से कम ज़्यादा भी नहीं, तो आपको इंटरप्शन नहीं हो बीच में, तो मैं छोटी क्लास ले लेता हूँ। तो जैसे आज मैं 7 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसलिए क्योंकि डिजीज भी बड़ी थी और क्वेश्चन भी थोड़े कुछ बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब तो बहुत सिंपल है, अब आप आराम से कर सकते हो। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ रीनल कैल्कुलाई ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंपोजिशन। एक नर्स है वो केयर कर रही है क्लाइंट के लिए, उसको डायग्नोसिस बनाई गई है रीनल कैल्कुलाई ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट कैल्कुलाई है उसको। विच टाइप ऑफ डाइट शुड द नर्स एक्सप्लोर विद द क्लाइंट व्हेन प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज इंफॉर्मेशन। बताओ, करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ मुझे क्या आएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, बस उस क्लाइंट को कैल्शियम फॉस्फेट कंपोजिशन का क्या है दोस्तों, उसको रीनल स्टोन है, तब क्या करोगे, उसको लो प्यूरिन डाइट दोगे, लो कैल्शियम डाइट दोगे, हाई फॉस्फेट डाइट दोगे, या हाई एल्कलाइन एस डाइट दोगे, बताओ, कमेंट करके बताओ सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर को देखते हैं, पहला दे रखा है लो प्यूरिन, तो प्यूरिन डाइट देने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। प्यूरिन डाइट हम देते हैं किसके अंदर, यूरिक एसिड के स्टोन के अंदर। यूरिक एसिड का जो स्टोन है अगर वो होता तो हम क्या देते हैं, लो प्यूरिन डाइट देते, तो यहां पर ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाई फॉस्फोरस देने की यहां पर बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट वैसे भी बढ़ाएगा, तो और ज्यादा फॉस्फोरस देने की यहां पर कोई मदद नहीं करेगा। हाई एल्कलाइनेस नहीं, मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों कि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट दोनों के अंदर जो हम देते हैं वो कौन सा देते हैं, एसिडिक एस देते हैं। ठीक है, कौन से देते हैं, एसिडिक एस डाइट देते हैं, जो कि पीएच को क्या करता है, कम करने का काम करता है। जबकि यूरिक एसिड और सिस्टीन का स्टोन है अगर, तो उसके अंदर हम कौन सी देते हैं दोस्तों, हाई एल्कलाइन डाइट देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हाई एल्कलाइन की जगह हम क्या देंगे, एसिडिक एस डाइट देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लो कैल्शियम, लो कैल्शियम। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। कैल्शियम फॉस्फेट का है तो क्या करोगे, कैल्शियम कम दोगे बस, तो लिख लो, लिखो इसमें कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन में, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन के क्लाइंट में, या रीनल स्टोन लिख लो पूरा, थोड़ा सा रीनल स्टोन के क्लाइंट में लगभग 400 mg कैल्शियम दी जाती है ना, लो कैल्शियम डाइट देते हैं, लो कैल्शियम डाइट 400 mg डेली दी जाती है। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट में हम मीट भी कम देते हैं, प्यूरिक एसिड के अंदर भी, लो प्यूरिन डाइट या फिर यूरिक एसिड के अंदर भी मीट कम देते हैं, और थोड़ा सा प्रोटीन को कम करते हैं किसके अंदर, सिस्टीन के अंदर, और मीथ्योनिन को भी कम करते हैं सिस्टीन के अंदर। ऑक्जेलेट वाला जो होता है उसके अंदर हम जो मिल्क प्रोडक्ट उनको कम करते हैं, कैल्शियम को कम करते हैं। इसके अलावा जो जैसे कि हम चॉकलेट हो गया, चोको हो गया, बीन हो गया, स्पिनच हो गया, आलमंड्स हो गई, कैज्यू हो गई, इन सबको क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको इतने सिंपल तरीके से करवाया, मुझे नहीं लगता कि कहीं गलत करोगे आप। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा, ए पैथोलॉजी रिपोर्ट्स स्टेट दैट ए क्लाइंट यूरिनरी कैलकुलस इज कंपोज्ड ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, एक यूरिनरी कैलकुलस है, उसको यूरिक एसिड का बना हुआ है। विच शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब मैं यहां पर डायरेक्टली मैंने आपको जो बताया कि भाई यूरिक एसिड में ये नहीं देंगे, वो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो लिखा हुआ है, ऐसा नहीं मैंने आपको बताया नहीं, आपको मिलेगा ये,
ढूंढो आप इसका आंसर क्या होगा। मिल्क, लीवर, चीज, वेजिटेबल। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखाया था कि भाई यूरिक एसिड जो है ना, उसके अंदर हम क्या नहीं देंगे, मीट नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, मीट नहीं देंगे। अब इसमें मीट ढूंढो, मिल्क मीट है क्या, चीज मीट है क्या, चीज तो मिल्क से ही बनता है, वेजिटेबल मीट है क्या, नहीं, लीवर मीट है भाई, तो राइट आंसर लीवर हो जाएगा बस। अगर यूरिक एसिड में ऐसे नहीं लिखा हुआ आता तो क्या लिखा हुआ था, क्या दोगे, लो प्यूरिन डाइट, लो प्यूरिन डाइट दोगे। ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करता हूं। कैल्शियम अगर फॉस्फेट पूछता है तो क्या दोगे, लो कैल्शियम डाइट दोगे, लो कैल्शियम डाइट। मिल्क प्रोडक्ट को कम करोगे, मिल्क जो प्रोडक्ट है उनको अवॉइड किया जाएगा या कम किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जाएगा दोस्तों, मीट कम दिया जाएगा, इसमें भी मीट को हम थोड़ा सा क्या देते हैं, कम देते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्जिलेट पूछता है, ऑक्जिलेट में टी भी कम देते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा ही है ना, टी मैंने वहां पर नहीं लिखा है आपको, यहां पर लिख लेना, टी भी कम देते हैं, चाय भी कम देते हैं। टी हो गया, चोको हो गया, बीन्स हो गए, आलमंड्स हो गए, कैज्यू हो गए, ठीक है, स्पिनच हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट हो गए, ये सब कम देते हैं ऑक्जिलेट में, मिल्क प्रोडक्ट। और अगर यूरिक एसिड का देता है तो यूरिक एसिड में तो बिल्कुल सिंपल है, बस प्यूरिन कम दो, मीट कम दो, बस इतना याद रखो थोड़ा सा इसमें। और अगर सिस्टीन वाला पूछता है कि सिस्टीन के अंदर क्या कम देते हैं, तो सिस्टीन के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन को कम करेंगे हम, इसके अलावा जो मीथियोनिन है उसको कम किया जाएगा, प्रोटीन और मीथियोनिन को कम किया जाएगा, बस कुछ है ही नहीं। महाभारत ऐसी कोई बड़ी चीज है ही नहीं जो आपको नहीं आएगा, तो लिख लो इसको भी, लिखो लिखो। यूरिक एसिड स्टोन में, यूरिक एसिड रीनल स्टोन में, रीनल स्टोन में मीट को अवॉइड किया जाता है, मीट को अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, तथा लो प्यूरिन डाइट दी जाती है, तथा लो प्यूरिन डाइट दी जाती है। बस चलो वापस से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, सिंपल सी बात है। यूरिक एसिड है तो मीट नहीं देंगे, तो लीवर भी मीट ही है, लीवर कोई वेजिटेबल तो है नहीं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अगर कैल्शियम का है तो लो कैल्शियम डाइट देंगे, या तो बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, जो क्लाइंट है उसको ऐसा पेन हो रहा है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है, पेशेंट वांट टू थ्रो अप, ठीक है, तो ऐसे वाले पेन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट को हम एनाल्जेसिक पेन के ऊपर प्रायोरिटी देंगे और मॉर्फिन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। इसके बाद में क्लाइंट का अगर नेफ्रोलिथोटोमी हुआ है, उसके बाद में अगर पिंक टिंट यूरिन आ रहा है, पिंक ड्रेनेज है, नॉर्मल है, 1500 ml से ज्यादा ड्रेनेज है, नॉर्मल है, अगर यूरिन आउटपुट 30 ml से कम आता है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वापस से यही क्वेश्चन आया था इसका यूरिक एसिड का ही, तो यूरिक एसिड वाले क्लाइंट के अंदर हम ऑर्गन मीट्स और जो मीट एक्सट्रैक्ट वो नहीं देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई आप कैलकुलस वाले पेशेंट के अंदर क्या करोगे, भाई इनटेक आउटपुट को चेक करोगे, हर वॉइडिंग को स्ट्रेन करना पड़ेगा और प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक का करेंगे हम प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा आज की क्लास का, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं हम, पेन को देते हैं। वेट जो है लॉन्ग टर्म गोल है, हेमेचूरिया बहुत कम होता है, हाइपरटेंशन इज नॉट ए कंसर्न फॉर द पेशेंट ऑफ रीनल कोलिक। ठीक है, तो यही हमारी एक छोटी सी क्लास थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।